प्रश्न: लेकिन के सिद्धांत में अभाव और इच्छा किस प्रकार घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं? उत्तर: लेकिनियन मनोविश्लेषण का परिचय। फ्रांसीसी मनोविश्लेषक जैक्स लेकिन ने एक विशिष्ट मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पेश किया जिसमें भाषाविज्ञान, संरचनावाद और मनोविश्लेषण शामिल है। लेकिन के सिद्धांत के केंद्र में अचेतन की अवधारणा और यह समझ है कि भाषा किस प्रकार मानवीय व्यक्तिपरकता की संरचना करती है। अभाव और इच्छा। 3. अभाव की उत्पत्ति। लेकिनियन शब्दों में अभाव मानवीय स्थिति का एक मूलभूत पहलू है। अभाव की उत्पत्ति शिशु के मां से अलग होने से होती है, जिससे अपूर्णता की भावना पैदा होती है और पूर्णता की निरंतर खोज होती है। काल्पनिक आदेश। अभाव काल्पनिक क्रम से जुड़ा है, वह चरण जहां एक बच्चा अपनी दर्पण छवि से पहचान करता है और स्वयं की भावना बनाता है। दर्पण चरण एक गलत पहचान का परिचय देता है, क्योंकि आदर्श छवि अंतर्निहित कमी को छुपाते हुए पूर्णता का भ्रम पैदा करती है। प्रतीकात्मक आदेश और पिता का नाम। प्रतीकात्मक क्रम में कमी पर और अधिक जोर दिया गया है, जहां भाषा एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। पिता का नाम एक प्रतीकात्मक कानून, निषेध और प्रतिबंध पेश करता है, सीमाएं बनाकर कमी की भावना को मजबूत करता है। अभाव के प्रभाव के रूप में इच्छा। लेकिन के अनुसार इच्छा अभाव का परिणाम है। अभाव एक सतत लालसा उत्पन्न करता है, और इच्छा इस अभाव को भरने का प्रयास है, जो अक्सर अप्राप्य आदर्शों की खोज के रूप में प्रकट होती है। लेकिनियन सिद्धांत के 3 रजिस्टर। 7. असली अभाव यथार्थ में सबसे अधिक स्पष्ट है, भाषा और प्रतिनिधित्व से परे का क्षेत्र। यथार्थ में, कमी तीव्रता से महसूस की जाती है, जो शून्यता या असंतोष के अस्तित्वगत और भावनात्मक अनुभवों में योगदान करती है। काल्पनिक छवियों और भ्रमों के माध्यम से काल्पनिक में अभाव की मध्यस्थता की जाती है। दर्पण चरण पूर्णता की एक भ्रामक भावना पैदा करते हुए आदर्श छवि और वास्तविक स्व के बीच असमानता के बारे में जागरूकता को भी मजबूत करता है। प्रतीकात्मक प्रतीकात्मक क्रम भाषा और सामाजिक संरचनाओं के माध्यम से कमी का परिचय देता है। भाषा और सामाजिक मानदंडों का थोपना भाषाई और सांस्कृतिक प्रणालियों की बाधाओं के भीतर कमी की पहचान और इच्छा के निर्माण में योगदान देता है। विषय निर्माण में अभाव की भूमिका। 10. व्यक्तिपरक पहचान। अभाव व्यक्तिपरक पहचान के निर्माण का अभिन्न अंग है। विषय भेदभाव की प्रक्रिया के माध्यम से उभरता है, जो मां से अलग होने की भावना और व्यक्तित्व की प्राप्ति से चिन्हित होता है। इच्छा और पहचान। इच्छा का पहचान से गहरा संबंध है, क्योंकि व्यक्ति वस्तुओं या अन्य के साथ पहचान करके कमी को पूरा करना चाहते हैं। पहचान कमी को प्रबंधित करने, सुसंगतता और अर्थ की भावना पैदा करने की एक रणनीति बन जाती है। भाषा और अभाव। 12. मतभेदों की एक प्रणाली के रूप में प्रतीकात्मक क्रम में, भाषा मतभेदों की एक प्रणाली के रूप में कार्य करती है, जो संकेतकों की संबंधपरक प्रकृति को उजागर करती है। अभाव भाषा में अंतर्निहित है, क्योंकि अर्थ एक निश्चित, स्थिर संकेत की अनुपस्थिति पर निर्भर है। अप्राप्य संकेतक। लेकिन अप्राप्य सूचक की अवधारणा का परिचय देता है, एक सूचक जो स्वयं अभाव का प्रतिनिधित्व करता है।
इच्छा तो इस अप्राप्य संकेतक तक पहुंचने का एक सतत प्रयास है, जो लगातार पीछे हटती है, अभाव और इच्छा के चक्र को मजबूत करती है। इच्छा और वस्तु संबंध। 14। वस्तुएं। लेकिन ने इच्छा की अप्राप्य वस्तु ऑब्जेक्ट पेटेटे की अवधारणा का परिचय दिया। ये वस्तु मायावी है और हमेशा पहुंच से बाहर है, जो अभाव की स्थिति में संतुष्टि की चल रही खोज का प्रतिनिधित्व करती है। वस्तुओं का प्रतिस्थापन। व्यक्ति इच्छा को संतुष्ट करने के प्रयास में वस्तुओं का स्थानापन्न करते हैं। हालांकि ये वस्तुएं अप्राप्य वस्तु पेटेटे के लिए स्टैंड इन है, और इच्छा का चक्र बना रहता है। टकटकी की भूमिका। 16। अभाव के रूप में टकटकी। टकटकी के बारे में लेकिन की धारणा कमी पर जोर देती है क्योंकि ये देखने की क्रिया से संबंधित है। टकटकी एक अनुपस्थिति का प्रतिनिधित्व करती है, देखी गई वस्तु को पूरी तरह से समझने या अपने पास रखने में असमर्थता, धारणा के कार्य में अंतर्निहित कमी को उजागर करती है। अभाव और ओडिपस कॉम्प्लेक्स। 17। ओडिपल संरचना। अभाव ओडिपस कॉम्प्लेक्स का केंद्र है, जो लेकेनियन सिद्धांत का एक प्रमुख तत्व है। माँ के प्रति बच्चे की इच्छा को प्रतीकात्मक कानून के हस्तक्षेप से विफल कर दिया जाता है, जिससे एक कमी उत्पन्न होती है जो बाद की इच्छा को आकार देती है। पिता के नाम के रूप में पिता के नाम के रूप में उस कानून का परिचय देता है जो बच्चे की मां तक सीधी पहुंच को प्रतिबंधित करता है। ये पैतृक हस्तक्षेप अभाव की भावना को पुष्ट करता है, जिससे सामाजिक मानदंडों के भीतर संरचित इच्छा को जन्म मिलता है। फालूस की भूमिका। 19। फल्लस एक संकेतक के रूप में। लेकेनियन शब्दों में, फालस एक संकेतक है जो कमी का प्रतिनिधित्व करता है। यह इच्छा की अप्राप्य वस्तु का प्रतीक है, यौन अंतर के संबंध में अभाव की प्रतीकात्मक प्रकृति पर जोर देता है। निष्कर्ष। 20। अभाव और इच्छा की द्वंद्वात्मकता। लेकिन का सिद्धांत अभाव और इच्छा को मानवीय व्यक्तिपरकता के ताने बाने में जटिल रूप से बुनता है। अभाव मूलभूत है, जो व्यक्ति के अनुभव को वास्तविक काल्पनिक पार कर जाता है, और प्रतीकात्मक आदेश, जबकि इच्छा इस अंतर्निहित कमी के प्रति एक जटिल प्रतिक्रिया के रूप में उभरती है। अंत में, लेकिन का सिद्धांत अभाव और इच्छा के बीच गहरे संबंध पर प्रकाश डालता है। ये दर्शाता है कि अनुपस्थिति की जागरूकता मानव व्यक्तिपरकता को कैसे आकार देती है। चाहे काल्पनिक, प्रतीकात्मक या वास्तविक में काम कर रहे हों, अभाव और इच्छा की परस्पर क्रिया एक गतिशील द्वंद्वात्मकता का गठन करती है जो पहचान निर्माण, वस्तु संबंधों और संतुष्टि की खोज को प्रभावित करती है। भाषा की भूमिका। प्रतीकात्मक क्रम और ओडिपल संरचना में लेकिन की अंतर्दृष्टि इस बात की सूक्ष्म समझ में योगदान करती है कि अभाव और इच्छा मानव मानस के मूलभूत घटक कैसे हैं। प्रश्न। लेखक अपने समाज के बारे में सच्चाई देखने में असमर्थ हैं क्योंकि वे विचारधारा की झूठी चेतना में फंसे हुए हैं। साहित्य के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के संदर्भ में कथन का परीक्षण करें। उत्तर। साहित्य के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के संदर्भ में कथन का परीक्षण। 1। मार्क्सवादी साहित्यिक सिद्धांत का परिचय। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स के विचारों में निहित मार्क्सवादी साहित्यिक सिद्धांत, वर्ग संघर्ष, सामाजिक संरचनाओं और आर्थिक प्रणालियों के लेंस के माध्यम से साहित्य का विश्लेषण करता है।
मार्क्सवादियों के अनुसार साहित्य शासक वर्ग की विचारधाराओं को प्रतिबिंबित और कायम रखता है, यथास्थिति बनाए रखने में योगदान देता है। 2. मिथ्या चेतना की परिभाषा। मिथ्या चेतना, मार्क्सवादी सिद्धांत की एक प्रमुख अवधारणा, एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें व्यक्ति अपने शोषण और उत्पीड़न से अनजान होते हैं। ये तब उत्पन्न होता है जब लोग प्रमुख विचारधारा को आत्मसात कर लेते हैं, उन मान्यताओं को स्वीकार करते हैं और कायम रखते हैं जो उनके अपने वर्ग हितों के खिलाफ काम करती है। 3. लेखक अपने समाज के उत्पाद के रूप में। मार्क्सवादी साहित्यिक सिद्धांतकारों का तर्क है कि लेखक सभी व्यक्तियों की तरह अपने समाज के उत्पाद हैं और प्रचलित आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं से प्रभावित होते हैं। लेखक प्रमुख विमर्श को कायम रखते हुए अनजाने में शासक वर्ग की विचारधाराओं को अपना सकते हैं। 4. साहित्यिक सृजन पर वैचारिक प्रभाव। मार्क्सवादियों के अनुसार, विचारधारा शासक वर्ग के हितों की पूर्ति करती है और व्यक्तियों के दुनिया को देखने के तरीके को आकार देती है। लेखक, जानबूझकर या अनजाने में, अपने कार्यों में वैचारिक तत्वों को शामिल करते हैं, कुछ विश्वदृष्टिकोण के प्रसार में योगदान करते हैं। 5. लेखक के दृष्टिकोण की सीमाएं। लेखक, अपने अपने समाज में डूबे हुए, अपने वैचारिक पूर्वाग्रहों के कारण वर्ग संघर्ष और शोषण की जटिलताओं को पूरी तरह से नहीं पहचान पाते हैं। उनके दृष्टिकोण की सीमाएं असमानता को कायम रखने वाली सामाजिक संरचनाओं के बारे में सच्चाई देखने की उनकी क्षमता में बाधा बन सकती है। 6. विचारधारा के पुनरुत्पादन में साहित्य की भूमिका। मार्क्सवादी सिद्धांतकारों का तर्क है कि साहित्य प्रमुख विचारधारा को पुनः प्रस्तुत करने और वैध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ आख्यानों को प्रस्तुत करके और विशिष्ट मूल्यों को सुदृढ़ करके, साहित्य उस झूठी चेतना में योगदान दे सकता है जो सामाजिक असमानताओं के बारे में सच्चाई को स्पष्ट करती है। 7. वर्ग संघर्ष का प्रतिनिधित्व। मार्क्सवादी साहित्य अक्सर वर्ग संघर्ष के प्रतिनिधित्व पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच तनाव और संघर्ष का चित्रण किया जाता है। लेखक प्रमुख वर्ग के दृष्टिकोण के साथ जुड़कर या उसकी आलोचना करके अनजाने में प्रचलित विचारधाराओं को पुनः पेश कर सकते हैं। 8. पूंजीवादी संरचनाओं की आलोचना। मार्क्सवादी परंपरा के भीतर कुछ लेखक जानबूझकर पूंजीवादी संरचनाओं की आलोचना करते हैं, व्यवस्था में निहित अन्याय और असमानताओं को उजागर करने के लिए साहित्य को एक उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं। हालांकि, ये लेखक भी वैचारिक अंधता से प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि उनके दृष्टिकोण उन्हीं सामाजिक संरचनाओं से आकार लेते हैं जिनकी वे आलोचना करते हैं। 9. आर्थिक स्थितियों के प्रतिबिंब के रूप में साहित्य। मार्क्सवादियों के अनुसार साहित्य किसी समाज की आर्थिक स्थितियों को प्रतिबिंबित करता है। लेखक, जानबूझकर या अनजाने में, वर्ग संबंधों, श्रम और धन वितरण की वास्तविकताओं को चित्रित करते हैं। हालांकि, वैचारिक प्रभाव ये निर्धारित कर सकते हैं कि इन आर्थिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व और व्याख्या कैसे की जाती है। 10. बुर्जुआ साहित्य की आलोचना।
मार्क्सवादी सर्वहारा वर्ग के संघर्षों की उपेक्षा करते हुए शासक वर्ग के जीवन को रोमांटिक बनाने और आदर्श बनाने की प्रवृत्ति के लिए बुर्जुआ साहित्य की आलोचना करते हैं। पूंजीपति वर्ग के लेखक अनजाने में प्रमुख वर्ग के विश्वदृष्टिकोण को मजबूत करके झूठी चेतना को कायम रखने में योगदान दे सकते हैं। 11. अधिरचना का प्रभाव। मार्क्सवादी सिद्धांत यह मानता है कि साहित्य सहित अधिरचना समाज के आर्थिक आधार से प्रभावित होती है। लेखक, भले ही समाज के कुछ पहलुओं के आलोचक हो, मौजूदा सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने वाले व्यापक वैचारिक ढांचे से बाधित हो सकते हैं। 12. साहित्यिक कैनन और वैचारिक पूर्वाग्रह। मार्क्सवादियों के अनुसार साहित्यिक कैनन का निर्माण वैचारिक पूर्वाग्रहों से प्रभावित होता है जो शासक वर्ग के हितों के अनुरूप कार्यों का पक्ष लेते हैं। यथास्थिति को चुनौती देने वाले लेखकों को हाशिए पर रखा जा सकता है या बहिष्कृत किया जा सकता है, जिससे झूठी चेतना और भी कायम रहती है। 13. अलगाव और साहित्य। मार्क्सवादी सिद्धांत अलगाव की अवधारणा पर जोर देता है, जहां व्यक्तियों को उनके श्रम के उत्पादों और उनकी अपनी मानवता से अलग कर दिया जाता है। साहित्य पात्रों और सामाजिक संरचनाओं के अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से विभिन्न सामाजिक वर्गों द्वारा अनुभव किए गए अलगाव को या तो सुदृढ़ कर सकता है या चुनौती दे सकता है। 14. विध्वंसक साहित्य की क्षमता। जबकि मार्क्सवादी सिद्धांतकार झूठी चेतना की व्यापकता पर प्रकाश डालते हैं, वे साहित्य की विध्वंसक शक्ति होने की क्षमता को भी पहचानते हैं। जो लेखक सक्रिय रूप से प्रमुख विचारधारा के साथ जुड़ते हैं और उसकी आलोचना करते हैं, वे वर्ग चेतना को बढ़ाने और यथास्थिति को चुनौती देने में योगदान दे सकते हैं। 15. झूठी चेतना पर काबू पाना। मार्क्सवादियों का तर्क है कि झूठी चेतना पर काबू पाने के लिए काम कर रही वैचारिक ताकतों के बारे में जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। जो लेखक अपने कार्यों में प्रचलित विचारधाराओं पर सवाल उठाते हैं और उनका खंडन करते हैं, वे सामाजिक संरचनाओं की स्पष्ट समझ में योगदान कर सकते हैं और अधिक प्रामाणिक चेतना को बढ़ावा दे सकते हैं। 16. निष्कर्ष। निष्कर्षतः लेखकों के विचारधारा की मिथ्या चेतना में फंसने संबंधी कथन साहित्य के मार्क्सवादी दृष्टिकोण में एक मूलभूत अवधारणा है। लेखक अपने समाज के उत्पाद के रूप में वैचारिक प्रभावों के अधीन है जो वर्ग संघर्ष और सामाजिक असमानताओं के बारे में सच्चाई को समझने की उनकी क्षमता को सीमित कर सकते हैं। मार्क्सवादी साहित्यिक सिद्धांत साहित्य की एक आलोचनात्मक परीक्षा को आमंत्रित करता है, जिसमें प्रमुख विचारधाराओं को पुनः पेश करने की क्षमता और विध्वंस की क्षमता दोनों को पहचाना जाता है। जबकि लेखक झूठी चेतना में योगदान दे सकते हैं, उनमें सामाजिक संरचनाओं की अधिक प्रामाणिक समझ को बढ़ावा देने, प्रचलित विचारधाराओं के भीतर विरोधाभासों को चुनौती देने और उजागर करने की क्षमता भी है। साहित्य और विचारधारा के बीच द्वंद्वात्मक संबंध मार्क्सवादी दृष्टिकोण के भीतर एक केंद्रीय फोकस बना हुआ है, जो विद्वानों को यह विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि साहित्य कैसे प्रतिबिंबित करता है, कायम रखता है और संभावित रूप से वैचारिक परिदृश्य को बदल देता है।